हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम मोल कंसेप्ट में फर्दर आगे मूव करेंगे और आज हम कंसंट्रेशन टर्म सीखेंगे। ये जो टॉपिक है आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आज आपने सीख लिया तो ये टॉपिक 11th में एवन 11th के जितने भी चैप्टर है वहां पर 12th में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। और सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। देखिए, कंसंट्रेशन टर्म को पहली बात तो यूज क्यों करते हैं, उसी को समझते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कंसंट्रेशन क्या होता है। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट it is used to represent the amount of solute and solvent in the given solution। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म का आखिर हम यूज क्यों करते हैं, तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। एक गिवन सॉल्यूशन के अंदर जैसे कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, यहां पर मैंने कुछ वाटर का अमाउंट फिल कर लिया, मान लीजिए 100 ml मैंने वाटर ले लिया। ठीक है, इस 100 ml वाटर के अंदर मैंने वन स्पून शुगर ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी? 1 स्पून शुगर ऐड कर दी। तो मुझे ये बताना है, जब देखो 1 स्पून शुगर जब वाटर में ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस गिवन शुगर सॉल्यूशन में शुगर का अमाउंट कितना है, इसको रिप्रेजेंट जो करने का जो तरीका है उसी को क्या कहते हो आप? कंसंट्रेशन कहते हो। ठीक है, इसलिए हमें कंसंट्रेशन टर्म सीखनी है। इवन यहां पर हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा वाटर का अमाउंट कितना है इस गिवन शुगर सॉल्यूशन में। तो इसी चीज को सीखना है। और जो सबसे फर्स्ट हमें सीखना है, देखिए जो भी कंसंट्रेशन टर्म सीखनी है किसके अंदर सीखनी है? देखिए सॉल्यूशन के लिए सीखनी है, लिखा ना, इन द गिवन सॉल्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है। तो देखो ध्यान से, चलिए बात करते हैं अब सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है बेटा? सॉल्यूशन मिलकर बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हो तब क्या बनता है? आपके पास सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो जैसे देखो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है? सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो हाँ, आपने 9th क्लास में पढ़ा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। क्या होता है बेटा सॉल्यूट? इट इज द कंपोनेंट which is present in smaller amount। क्या होता है सॉल्यूट? वो कंपोनेंट जो स्मॉलर क्वांटिटी में, स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हो आप? सॉल्यूट बोलते हो। अब ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट मोल हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। तो इट इज द कंपोनेंट which is present in larger amount। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हो आप? सॉल्वेंट बोलते हो। यही पढ़ा है ना अभी तक तो आपने 9th क्लास तक। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एग्जांपल की। तो देखो ध्यान से, ये जो डेफिनेशन है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, ये हर जगह वैलिड नहीं है। ठीक है, कैसे वैलिड नहीं है? एग्जांपल के थ्रू समझा दो मैं आपको। देखो मैंने मान लीजिए मैंने शुगर लिया और इसको वाटर के अंदर ऐड कर दिया। मैंने शुगर लिया मान लीजिए 5 ग्राम और वाटर लिया मैंने 100 ml। ठीक है, मैंने शुगर कितना लिया? 5 ग्राम और वाटर लिया 100 ml। बताओ सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? यस, देखो दिख रहा है
जो भी लेसर अमाउंट में है उसे क्या बोलोगे आप? सॉल्यूट। और जो भी लार्जर अमाउंट में उसे क्या बोलोगे आप? सॉल्वेंट बोलोगे। सही है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पर आपके सामने। मैंने शुगर प्लस वाटर ही लिया है और इस बार क्वांटिटी मैंने थोड़ी चेंज कर दी है। कितनी कर दी? मैंने मान लीजिए शुगर ले लिया 500 ग्राम और वाटर ले लिया 100 ml। चलिए अब बताइए कि कौन है सॉल्यूट और कौन है सॉल्वेंट? क्या हो गया? दिख रहा है ना, जो भी लेसर अमाउंट में है उसे तो क्या बोलोगे आप? सॉल्यूट। और जो भी लार्जर अमाउंट में है उसे क्या बोलोगे आप? सॉल्वेंट। यही तो कह रही है आपकी डेफिनेशन। क्या आपका मन मान रहा है? लेकिन नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों? क्योंकि कभी आपने, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप शुगर के अंदर पानी को ऐड कर रहे हो। क्या कभी हम शुगर के अंदर पानी को ऐड करते हैं क्या? नहीं, हम पानी के अंदर शुगर ऐड करते हैं। सही है ना? तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया कि मैं शुगर के अंदर पानी ऐड कर रहा हूं। ऐसा कभी हमने किया है क्या? हम तो नहीं करते। ध्यान से समझना यहां पर। अब आपकी, मैंने बोला ना अभी कि डेफिनेशन कुछ जगह पर वैलिड और कुछ जगह पर वैलिड नहीं है, तो उसको मैं समझा रहा हूं। देखिए, जब आपके पास फिजिकल स्टेट वैलिड ओनली फॉर फिजिकल स्टेट of solute, solvent and solution are same। जब भी सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट अगर सेम है तभी आपकी ये डेफिनेशन वैलिड होगी। अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, एक तो कौन है? शुगर तो कौन है? सॉलिड है। और वाटर कौन है? लिक्विड है। तो जब भी फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगी तब ये डेफिनेशन वैलिड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 500 ग्राम आपके पास शुगर पड़ा है, उसके अंदर आपने पानी डाला, चाहे आपने 500 ग्राम शुगर के अंदर पानी डाला, फिर भी जहां पर पानी डाला है वहां पर क्या होती है? सारी शुगर क्या हो जाएगी? घुल जाएगी वो पानी के अंदर। मतलब कि शुगर ही पानी के अंदर घुल सकती है, पानी कभी शुगर के अंदर नहीं घुलता है। ठीक है, तो आपका पास जो 500 ग्राम शुगर है, मान लीजिए कि ये हुआ कि 100 ml वाटर के अंदर ओनली 5 ग्राम शुगर ही डिसोल्व होती है, तो टोटल 500 ग्राम में से 5 ग्राम शुगर तो क्या हो जाएगी? इस वाटर के अंदर क्या हो जाएगी? डिसोल्व हो जाएगी। बाकी की जो रेस्ट बच गई शुगर वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है, वो डिसोल्व नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपका सॉल्यूट अभी भी कौन होगा? सॉल्यूट अभी भी आपका कौन होगा? शुगर ही होगा। और सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर ही होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एप्रोप्रिएट डेफिनेशन समझाता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। यहां तक तो क्लियर है ना? ये कभी पॉसिबल नहीं है कि आप शुगर के अंदर पानी को घोलो, ये कभी पॉसिबल नहीं है। हमेशा पानी के अंदर ही क्या घुलता है? शुगर घुलता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपके पास चाहे शुगर का अमाउंट ज्यादा है फिर भी वो कौन है? सॉल्यूट है। और वाटर का अमाउंट चाहे कम है फिर भी वो कौन है? सॉल्वेंट है। क्यों है ऐसा? तो चलिए एक डेफिनेशन और लिखते हैं सॉल्वेंट की, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ध्यान से अभी, सॉल्वेंट कौन होता है? इट इज द कंपोनेंट which is generally present in larger amount and as that and has the same physical state as that of the final solution। ठीक है, सॉल्वेंट कौन होता है? जो हमेशा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो एंड और क्या होना चाहिए? उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। जैसे कि अब बात करते हैं शुगर प्लस वाटर की। आपने शुगर लिया 500 ग्राम और वाटर लिया आपने 100 ml। जब दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया? आपके पास शुगर सॉल्यूशन बन गया। ठीक है,
अब बात करते हैं कि फिजिकल स्टेट की। तो मुझे ये बताओ शुगर की फिजिकल स्टेट क्या होती है? तो ये होती है सॉलिड। वाटर की क्या होगी? लिक्विड। शुगर सॉल्यूशन की क्या होगी? लिक्विड होगी ना। मतलब कि सॉल्वेंट वही होगा, सॉल्वेंट वही होगा जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के सिमिलर हो। वही कौन होगा? हमेशा सॉल्वेंट होगा। कब? उस केस में जब आपके पास फिजिकल स्टेट क्या है, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि देखो, ये जो डेफिनेशन थी फर्स्ट वाली, ये कब वैलिड थी? वैलिड ओनली फॉर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेम। जब आपके पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सेम हो जाए तीनों की, तब तो ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन वैलिड करती है। लेकिन जब फिजिकल स्टेट सेम नहीं हो, तब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सॉल्वेंट वही होगा जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट का क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए। वही कौन होगा? हमेशा सॉल्यूशन होगा। ये चीज बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करती है, किसी को समझ में नहीं आती इजीली, ठीक है ना। हमेशा बच्चे इसी चीज को मान के चलते हैं और सॉल्यूट सॉल्वेंट मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना, ध्यान अच्छे से समझा रहा हूं इस चीज को, कोई समझाता नहीं है। सॉल्वेंट वही होता है जहां पर इसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के सिमिलर होगा। वही कौन होगा? हमेशा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अब देखो और कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। इथेनॉल प्लस वाटर लिया मैंने, ये ले लिया मान लीजिए मैंने 10 ml और वाटर ले लिया मैंने 90 ml। चलिए अब बताइए मुझे कि कौन होगा सॉल्यूट और कौन होगा सॉल्वेंट। तो देखो इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। इसकी फिजिकल स्टेट भी क्या है? लिक्विड। जब यहां पर सॉल्यूशन बनेगा, उसकी फिजिकल स्टेट भी क्या होगी? लिक्विड ही होगी। मतलब कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट अगर सेम है, तो आपको फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है। सॉल्यूट कौन होगा? वो जिसकी अमाउंट क्या है, जिसकी क्वांटिटी लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इथेनॉल क्या हो गया? क्या सॉल्यूट हो जाएगा। और वाटर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इसकी जगह मैंने ये कर दिया, मैंने मान लीजिए इथेनॉल ले लिया, इथेनॉल ले लिया मैंने 90 ml और वाटर ले लिया मैंने 10 ml, ठीक है। इथेनॉल ले लिया मैंने 90 ml और वाटर ले लिया मैंने 10 ml। अब बताइए कौन होगा सॉल्यूट? यस, सॉल्यूट कौन होगा? वाटर होगा, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है? लेसर है। और सॉल्वेंट कौन होगा? इथेनॉल होगा। क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट क्या है? लार्जर है। तो क्या ये चीज क्लियर होती है कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होगा जिसकी क्वांटिटी क्या हो? लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो। सॉल्वेंट वो होगा जिसकी क्वांटिटी लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो। और क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के क्या होनी चाहिए? हमेशा सिमिलर होनी चाहिए। वही कौन होता है? हमेशा सॉल्वेंट होता है। क्या क्लियर होती है बात? अच्छा, अगर मैं ये कर देता, कुछ बच्चों के दिमाग में आती है ऐसी बातें भी, अगर मैं ये कर देता, मैंने इथेनॉल को भी ले लिया 50 ml और वाटर को भी ले लिया 50 ml। अब बताओ सर कौन है सॉल्यूट, कौन है सॉल्वेंट? तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप मर्जी पड़े जिसको सॉल्यूट मानो, मर्जी पड़े उसको सॉल्वेंट मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दोनों का अमाउंट क्या है? सेम है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी सॉल्यूट मान लो, किसी को भी सॉल्वेंट मान लो, कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या ये चीज क्लियर होती है अब आपको? चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए सुन, तो हमने ये चेक कर लिया है कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सॉल्यूट वही होगा जिसका अमाउंट क्या हो? सबसे स्मॉलर का अमाउंट में प्रेजेंट हो। जो भी कंपोनेंट वो हमेशा सॉल्यूट होता है। और जो कंपोनेंट हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो कौन होगा? सॉल्वेंट होगा। लेकिन एक और कंडीशन आपको याद रखनी है कि सॉल्वेंट वही होगा जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। चलिए अब आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करने से पहले एक और चीज समझाना चाहता हूं मैं आपको। देखिए सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? देखिए वापस करते हैं अपन। सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन बताओ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, अगर सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर अगर बनता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? मैं वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखनी ये चीज आपको, ठीक है। ये आपको हर जगह कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में आपको घुमा फिरा कर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब इस फॉर्मूला का आप जरूर यूज करोगे। एक और चीज होती है, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है,
मैं क्या पूछा आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। बट इट इज ओनली वैलिड फॉर, इट इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ओनली आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही ये वैलिड होता है। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ये 12th क्लास के बच्चे तो जानते हैं, वैसे 11th क्लास के बच्चों को नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, आगे चलो मेरे साथ थोड़ी देर टाइम में आपको मैं समझा दूंगा कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी क्या होता है। ठीक है, बस अभी आपको ध्यान रख लेना है कि ये जो फॉर्मूला होता है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है और ये फॉर्मूला ये सबके लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉलिड। क्लियर है, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं और कंसंट्रेशन टर्म, हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म सीखते हैं, वो है वेट परसेंट। टॉपिक लिखिए जल्दी से, वेट परसेंट और मास परसेंट। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंट मास और परसेंट बाय वेट, या फिर आप इसे वेट बाय वेट परसेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वेट बाय वेट परसेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है इसका मतलब, आइए समझते हैं। देखिए क्या होता है, डेफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट which is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। उसे क्या बोलते हो आप, वेट बाय वेट परसेंट बोलते हो। देखो समझने की कोशिश करते हैं, एक फॉर्मूला जो इसका है वो बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास किसी सॉल्यूशन का वेट है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास W ग्राम, कितना है W ग्राम आपके पास क्या है, W सॉल्यूशन ग्राम, ये क्या है, किसी सॉल्यूशन का वेट है। इस W ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, W ग्राम सॉल्यूशन जो वेट है सॉल्यूशन का W ग्राम, इसके अंदर आपके पास जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है, W सॉल्यूट है ग्राम में। ठीक है, मतलब समझना कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में इतना वेट है, W ग्राम सॉल्यूशन जो भी है उसके अंदर सॉल्यूट का वेट कितना है, तो W है। ठीक है, W सॉल्यूट है। तो मुझे ये बताओ कि 1 ग्राम के अंदर वेट कितना हो जाएगा, 1 ग्राम के अंदर वेट कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन के लिए वेट कितना हो जाएगा, W ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अब हम जो वेट परसेंट पढ़ रहे हैं, ये क्या बोला है कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन के लिए इतना वेट ऑफ सॉल्यूट है तो 100 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, ये 100 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, तो इंटू 100 कर देंगे तो W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट परसेंटेज का, कि वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इंटू क्या कर दो आप, 100 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज मिल जाएगा। देखो वापस समझो, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट क्या हो जाएगा। यहां पर देखो अभी हमने क्या सीखा कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इसका वेट है W ग्राम, इस W ग्राम सॉल्यूशन के वेट में सॉल्यूट का वेट कितना है, W सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, ऑब्वियसली बात है W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन। तो हमसे बोला है कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम के अंदर कितना मास प्रेजेंट है। ठीक है, तो 100 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो यही क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज होता है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा वेट बाय वेट परसेंटेज का, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट परसेंटेज का, याद रखना है आपको ये फॉर्मूला।
चलिए अब आगे मूव करते हैं। देखो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास 20 ग्राम, मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूं, 20 ग्राम या फिर ये बोलते हैं चलिए मेरे पास एग्जांपल है 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे यहां पर यह बताना है कि वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे पास यहां पर क्या गिवन है 20% वेट बाय वेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन, और मुझे यहां पर यह पूछा है कि वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, मुझे यह बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% वेट बाय वेट का मतलब यह होता है कि 20 ग्राम सॉल्यूट, 20 ग्राम सॉल्यूट which is present in 20 gram solute is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन। बात समझना, इसको डिनोट कैसे करते हैं, 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि आपके पास 20 ग्राम NaCl है, सॉल्यूट मतलब कि NaCl है 20 ग्राम, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो बताओ वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। एक और बात, अब मुझे ये बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, तो याद करो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था कि वेट ऑफ द सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, वेट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, यही होता है फॉर्मूला। अगर सॉल्यूशन का वेट है कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूट का वेट कितना है 20, तो बताओ वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है वो कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये डिनोटेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना कि 20% वेट बाय वेट NaCl का मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम सॉल्यूट जो प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है? चलिए एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं और भी इसके ऊपर कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है वो सिखाता हूं आपको। चलिए नोट कर लिया, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं क्योंकि जगह कम पड़ रही है, फिर हम आगे सीखते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आगे। मेरे पास 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, ठीक है, 20 ग्राम मेरे पास NaCl प्रेजेंट है और 100 ग्राम मैं वाटर के अंदर इसे क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। और मुझे वेट बाय वेट परसेंट बताना है। मुझे क्या बताना है, वेट बाय वेट परसेंटेज बताना है। तो देखो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यही होता है फॉर्मूला। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो सॉल्यूट कौन है NaCl, जो भी लेसर अमाउंट में होता है वो कौन होता है सॉल्यूट। तो कितना है 20 ग्राम, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट हो गया 20 ग्राम अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 100। नहीं, क्यों, ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। जब आप NaCl को सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करोगे तब क्या बनेगा, आपके पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। बात समझ में आ रही ना? तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। सही है, तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इनटू क्या करोगे 100 करोगे, इसे सॉल्व कर लो, यही क्या आएगा आपके पास वेट बाय वेट परसेंट आएगा। क्या बात समझ में आ रही ना? ये जो 100 ग्राम वाटर लिखा ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये सॉल्वेंट है। जब NaCl को वाटर के अंदर ऐड करोगे तभी तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन का वेट पूछा हमसे, तो सॉल्यूशन का वेट कैसे निकालोगे आप, कि सॉल्वेंट का वेट प्लस सॉल्यूट का वेट करोगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, वेट ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज आ जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आती है? चलिए
मैं आपको टर्म सिखा रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान रखना, मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कैसे परेशान कर सकता है यहां पर, ठीक है। तो वन बाय वन सीखते जाइए, इसके ऊपर और भी टर्म है। देखो एक और तरीका है क्वेश्चन पूछने का, देखिए उसको भी देख लेते हैं हम। देखिए एक और तरीका पूछने का, जिसे आपसे पूछ ले कि 20 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 20% वेट बाय वेट NaCl एक्वस, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ लिया है कि आपके पास एक NaCl का सॉल्यूशन है, उसका वेट बाय वेट परसेंट कितना है, 20% है, कितना है, 20% है, ओके। और इसका आपने क्या लिया, 20 ग्राम सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। और आपसे यहां पर ये पूछ लिया कि आप मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला कि 20% वेट बाय वेट परसेंट दिया है, तो वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होता है, 100 होता है। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ। वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां पर ध्यान से, वेट बाय वेट परसेंट कितना है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है, ओके, इनटू 100। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना आ जाएगा, 4 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 ग्राम आ जाएगा। मतलब कि टोटल सॉल्यूशन का वेट है 20 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना है, 20 ग्राम। इस 20 ग्राम सॉल्यूशन में 4 ग्राम आपके पास क्या है, 4 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है, तो बाकी का बचा 16 ग्राम आपके पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्या बात समझ में आती है, क्लियर हो रहा है ना। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके मैंने सिखा दिए कि कैसे कैसे ये वेट बाय वेट परसेंटेज क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं और अब हम सीखेंगे कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट टर्म की टुवर्ड्स मूव करते हैं। और सेकंड टर्म क्या आपके पास, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो सेम वही है जो हम वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ रहे थे अभी, उसी तरह से है। यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। वहां पर क्या था, वेट बाय वेट परसेंट था, वहां पर हम लिख रहे थे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहां पर वेट बाय वॉल्यूम बोला है, तो हम वॉल्यूम की टर्म लेके चलेंगे, इसलिए क्या लिखा हमने, 100 ml सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, तो सिंपल सा फॉर्मूला वही है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। वहां पर हम क्या पढ़े थे, वेट बाय वेट परसेंटेज में वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम किसमें होगा, मिलीलीटर में होगा। किसमें होगा, मिलीलीटर में होगा। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, तो आपको सिंपल सा यही फॉर्मूला लगाना है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन आपको ये चीज क्लियर रखनी है, आपको जो भी वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का, वो किसमें लेना है, मिलीलीटर में लेना है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं मान लेता हूं कि आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि आपके पास 20% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन है। मैंने क्या बोल दिया कि आपके पास 20% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट बताओ। क्या पूछ रहा हूं मुझे, कि मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट बताओ आपको, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए, आपको ट्रिक पकड़नी चाहिए। ट्रिक मतलब पकड़ना है, मतलब कि आपको इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करना आना चाहिए, इसको यूज करना आना चाहिए। ध्यान से देखो, 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 20 ग्राम सॉल्यूट कौन है, NaCl, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोला आपको, और हाँ एक और चीज दी है आपको, यहां पर डेंसिटी भी गिवन है आपके पास सॉल्यूशन की, कितनी है, 1.2 ग्राम पर ml है, 1.2 ग्राम पर ml है, ठीक है। आपको डेंसिटी भी गिवन है। चलिए अब समझते हैं इसको।
अब 20% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 20 ग्राम सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन आपके पास कितना है 100 ml है। वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन की और सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। क्या वॉल्यूम और डेंसिटी अगर गिवन है तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी ले रहा हूं सॉल्यूशन की, वॉल्यूम भी किसका ले रहा हूं सॉल्यूशन का, तो मास भी किसका आएगा सॉल्यूशन का आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 120 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट आ गया, सॉल्यूट का वेट पता है, तो क्या सॉल्वेंट का वेट कैलकुलेट कर सकते हो आप, ऑब्वियसली बात है। क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन का वेट कितना है 120 ग्राम, हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। सॉल्यूट का वेट कितना है 20 ग्राम हमें दिया हुआ था। तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, यहां से वेट ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा ये 100 ग्राम। कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से आप देखिए आपने क्या किया, आपके पास गिवन था क्या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन था, वहां से आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आपको दिया हुआ था उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से आपने उस सॉल्वेंट का वेट कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मतलब परेशान किया जाता है इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछकर, ठीक है। लेकिन वो घुमा भले ही रहा है लेकिन बहुत सिंपल तरीका हमारे पास इनको सॉल्व करने का। हमें सिर्फ फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए और चीजों को समझना आना चाहिए, इससे क्या करोगे आप इजिली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। चलिए आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब मैं इसे थोड़ा रफ कर रहा हूं और कुछ आगे बात करते हैं इसके ऊपर ही, देखो ध्यान से। देखो अभी हमने एक चीज पढ़ी थी बेटा, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। यहां पर मैं मान के चला हूं कि मेरे पास जो डेंसिटी है वो सॉल्यूशन की है, मास भी किसका होगा सॉल्यूशन का होगा, वॉल्यूम भी किसका होगा सॉल्यूशन का होगा। अब देखो एक नया फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज से एक नया फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले क्या करना है समझने आनी चाहिए कि हाँ इस तरह से होता है। आप प्रैक्टिस करो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये फॉर्मूला इस तरह से बनाना है। हर तरह के फॉर्मूले में आपको सिखा दूंगा कि कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जितने भी फॉर्मूले आपके यूज आएंगे वो सारे फॉर्मूले में आपको बनाना सिखाऊंगा, रटना नहीं बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसलिए आप टेंशन मत लेना। चलिए अब देखिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या था 100 था। चलो ठीक है, मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह वेट अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूं। तो बस इसे यहां पर पुट करो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बताओ ये टर्म क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये क्या होता है, ये तो वेट बाय वेट परसेंट होता है। तो वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज को आपने कन्वर्ट कर दिया वेट बाय वेट परसेंटेज इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज प्रेजेंट इन ग्राम पर ml। क्या बात समझ में आ रही है। देखो अगर आपके पास वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है किसी सॉल्यूशन का और उसकी डेंसिटी अगर आपको पता है या फिर गिवन है, तो वहां से डायरेक्ट आप वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले को बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेगा ये आपके लिए, आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो क्या वो चैप्टर स्टार्ट हुआ है आपका, ठीक है ना, अभी तो एक चैप्टर हो रहा है वो भी आधा हुआ है, आगे आने वाले चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले को याद कहां रखोगे, फॉर्मूले तो बहुत तरह होते हैं, ठीक है, तो याद तो रख नहीं सकते हम, इसलिए हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे और इजी वे में आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा कि सारे फॉर्मूला कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये था सेकंड पॉइंट हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, इसे नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट टर्म की टुवर्ड्स मूव करें। अच्छा चलो नेक्स्ट टर्म यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो क्या है नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है हमारा, देख लो यहां पर ध्यान से, थर्ड हमारा पॉइंट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा बेटा 100। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं आएगा, स्टार्टिंग के दो फॉर्मूले हमने पढ़े वेट बाय वेट परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वही सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, वही आपको याद रखने हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई होप ये सफिशिएंट होगा आज आपके लिए। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर आप वीडियो के ऊपर आप कमेंट दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या क्या चीज समझ में आ रही है और क्या नहीं समझ में आ रही। ठीक है, तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए 1-2 दिन तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अब नए टॉपिक के साथ।